नमस्कार। एमपी कांग्रेस ने जन्माष्टमी के पर्व पर 71 जिला अध्यक्ष की सूची जारी करी है और इसमें अगर देखा जाए तो आगर मालवा को विजय लक्ष्मी तंवर को जिला अध्यक्ष बनाया है। और हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं जो 2 दशक का अनुभव है। सबसे हिंदू सिंह जी यादव हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, रामेश्वर जी योगी हैं। सबसे पहले मैं हिंदू सिंह जी यादव से बातचीत करूँगा। सर, देखा जाए तो आगर मालवा की बात की जाए तो विजय लक्ष्मी तंवर को मौका मिला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लंबे समय के बाद में लोकसभा चुनाव में हारने के बाद ये कहें कि जब से बदलाव की जो खबरें सामने आ रही थी, लेकिन ये कहें कि जब राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान की जब मध्य प्रदेश में आकर शुरुआत की और उन्होंने कहा कि किसी भी नेता या किसी का पट्टा नहीं चलेगा, और फिर एक निचले स्तर तक उन्होंने अलग अलग पर्यवेक्षक और प्रभारी बनाकर भेजे। उसी में से जो नाम निकल कर आए उसमें से 71 मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्षों की घोषणा की है, जिसके अंदर कई शहर अध्यक्ष भी है, जिसमें यह कहें कि वर्तमान 6 विधायक हैं, पूर्व विधायक भी हैं, और ये कहें कि जो पूर्व जिला अध्यक्ष था उनको नए सिरे से दायित्व भी दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन सृजन अभियान उसमें जो लोगों की रायशुमारी में नाम निकल कर आए थे, तो इसमें कई नेता ऐसे हैं जिनका रायशुमारी में नाम भी नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने कहीं न कहीं अगला जो विधानसभा चुनाव है 28 में, उस चुनाव को देखते हुए उन्होंने उस क्षेत्र के बड़े चेहरे को कहीं न कहीं संगठन की जवाबदारी देकर एक ये संदेश दिया है कि जिस ज़िले में वो संगठन को मजबूत तो करेंगे, लेकिन उसके जो पड़ोसी ज़िले हैं, आसपास के ज़िले, वहाँ तक भी एक संगठन का एक ये कहें कि एक नई ऊर्जा मिलेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्षों को नया दायित्व दिया है। मैं फिर आपसे बात करूँगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर जी योगी मौजूद हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो 71 जिलाध्यक्ष घोषणा, उसमें महिलाओं केवल 4 महिलाओं को मौका मिला है। किस तरह की जो कांग्रेस बात करती है कि महिला का अधिकार की, बिल्कुल जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने लगातार कहा कि हम महिलाओं को भी पूरा सम्मान देने की बात करते हैं, लेकिन इस बार जब 71 जिला अध्यक्षों की घोषणा, उसमें सिर्फ 4 महिला थी। उसमें आगर से भी जिला पंचायत सदस्य जो काफ़ी अच्छे मतों से जीत के जिला पंचायत वार्ड से अपनी आई थी और उनको यहाँ पर जिला अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में भले ही महिलाओं को इस बार मैं मानता हूँ कांग्रेस ने मौका नहीं दिया हो, लेकिन इस पूरे सूची में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात है कांग्रेस ने फोकस किया युवाओं पर, वो महिला हो या पुरुष हो, सबसे ज़्यादा युवाओं को मौका दिया है। और युवाओं के साथ उन्होंने ऐसे लोगों को कमाने इस बार सौंपी हैं जो आने वाले अभी 3 साल इलेक्शन के बाकी है। ऐसे में 3 साल में कांग्रेस के संगठन को कैसे सृजन करें, क्योंकि अभी इस वक्त अपन कहें कि मध्य प्रदेश पूरी तरीके से कांग्रेस मुक्त होने वाली पठार पर खड़ी हुई है। क्योंकि आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जो हैं वो कांग्रेस की पूरी कांग्रेस गंवा चुकी थी। एक भी सीटें कांग्रेस के हाथ नहीं लगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो 29 सीटें पूरी जीतकर वो काफ़ी उत्साह में भी है वर्तमान में, और उनका भी संगठन का चुनाव कुछ दिनों पहले ही हुआ है। साथ ही हम बात करें तो यदि अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2003 से भी ज़्यादा बढ़त के साथ इस बार कांग्रेस ने माफ़ कीजिएगा भाजपा ने इस बार सरकार बनाई है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत पीछे है। तो ऐसे में कांग्रेस ने जो ये बड़ा जो सूची जारी की है उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टी ने ये सब देखा है कि ऐसे चेहरे भी इसमें हैं। आपने देखा हो प्रदेश स्तर में वो अपना राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम, जयवर्धन सिंह है, बिल्कुल जयवर्धन सिंह है, प्रियव्रत सिंह, ओमकार सिंह मरकाम है, NSUI के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं विपिन वानखेड़े हैं। ऐसे कई नाम हैं। उज्जैन ग्रामीण से बिल्कुल महेश परमार, ऐसे कई लोग हैं जिनको यहाँ पर मौका दिया है पार्टी ने कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करें। तो ऐसे में 3 साल अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आमने सामने आने में शेष है। ऐसे में लगता है कि ना कहीं जब पार्टी इन 3 सालों में मेहनत करेगी तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में 2028 में देखने को मिलेगा। 71 जिला अध्यक्षों में अगर बात की जाए तो 4 महिलाएं और 6 विधायक, 8 पूर्व विधायक और 18 जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उनको रिपीट किया गया है। बिल्कुल, कांग्रेस ने उन लोगों को भी मौका दिया जिन पर उन्होंने उनके कार्यकाल में संगठन को लेकर अच्छा काम किया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को जीत दर्ज कराई है। लेकिन अब जो सूची है इनके सामने एक बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहली बात है कि संगठन को पोलिंग बूथ तक मजबूत करना, और कांग्रेस की जो गुटबाजी है उस गुटबाजी को जितने भी गुट है सबको एक साथ लेकर चलना। भले कांग्रेस के नेता बड़े दावा करें कि कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन गुटबाजी आप आगर मालवा जिले के अंदर ही देख लें, यही गुटबाजी है। तो ये जो गुटबाजी है इसको सबसे पहले एक जादम पर लाना, फिर एक जादम पर लाने के बाद में उनको बीजेपी के संगठन से लड़ना है। सरकार तो है ही सही, लेकिन बीजेपी का संगठन काफ़ी मजबूत है और पोलिंग बूथ तक मजबूत है। तो उस संगठन से लड़ने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता को तैयार करना और
और ये कहें कि जो राहुल गांधी का जो संदेश है वो पोलिंग बूथ के का जो कार्यकर्ता है वो आम मतदाता तक कैसे पहुंचाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर बात की जाए वर्तमान जैसे कि नवनियुक्त आगर जिला जो अध्यक्ष की कमान दी है विजय लक्ष्मी तंवर के सामने भी बड़ी चीज़ है, क्योंकि सामने यहाँ पर नगर पालिका के चुनाव आएंगे, जनपद के चुनाव आएंगे, जिला पंचायत के चुनाव आएंगे। इसमें इनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा भाई, इनकी जो नगर पालिका नगर पंचायतों में कितना कांग्रेस को बहुमत दिला सकती है, कितने सीटें दिला सकती है। अब अगर बात की जाए तो कांग्रेस 2 गुटों बंटी हुई है। एक गुट है सुसनेर के वर्तमान विधायक भैरव सिंह परिहार बापू और एक गुट था विपिन वानखेड़े। अब बात करें विपिन वानखेड़े यहाँ से इंदौर का ग्रामीण का जिला अध्यक्ष उनको बनाया है, तो अब यहाँ स्वाभाविक है कि इतने सक्रिय नहीं रहेंगे, क्योंकि इंदौर जैसा बड़ा जिला है और वहाँ पे ग्रामीण की जिम्मेदारी उनको दी है, तो कहीं ना कहीं वो इंदौर में ही अपना भविष्य आजमाएंगे और मई के लिए वो कहीं ना कहीं तैयारी करेंगे। अब यहाँ पर अगर भैरव सिंह जी बापू परिहार के ऑलरेडी उनका एक बड़ा पैनल है, देवकरण गुजर जिला अध्यक्ष की प्रथम दौर में था बने, उन्होंने एक बधाई संदेश जरूर डाला है और बधाई भी दी है विजय लक्ष्मी तंवर को, लेकिन अंदर ही अंदर नाराज़गी है, काफ़ी नाराज़गी है उनके ग्रुप के अंदर, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं सामने विजय लक्ष्मी तंवर के सामने, क्योंकि महिला है और आगर जिला बनने के बाद पहली बार महिला को जिलाध्यक्ष का मौका दिया है, तो कहीं ना कहीं ये विशेषकर देखा जाए तो कांग्रेस के बड़े नेता पहले ही भाजपा में जा चुके हैं, चाहे यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष की बात कर लें, वरिष्ठ नेता बाबूलाल यादव की बात कर लें, ऐसे कई नेता और सरपंच हैं जो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिला मुख्यालय में कांग्रेस का कार्यालय नहीं है अभी वर्तमान में, तो ये भी कहीं ना कहीं चुनौती का सामना विजय लक्ष्मी तंवर को करना पड़ेगा। यहाँ पर कांग्रेस का कार्यालय नहीं है वो तो दूर की बात, पहले कांग्रेस तो एकजुट हो, यहाँ कांग्रेस है कहाँ? आप किसी भी प्रोग्राम में देख लो वही चेहरे देखेंगे, नए चेहरे नहीं देखेंगे, जो चेहरे हैं वही चेहरे देखेंगे। तो विजय लक्ष्मी तंवर ये सही है कि ऊर्जा है और ये कहीं आक्रामक है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, लेकिन वो ज़मीन पर कितना, पहले वो एक विजय लक्ष्मी तंवर ये कहें कि जिला पंचायत सदस्य के रूप में काम किया, उनने महिला कांग्रेस में काम किया, अब उनके पास में मेन संगठन की जवाबदारी है। अब यहाँ उनको जिले की बॉडी बनाना है, तो उसमें भी गुटबाजी को साधना होगा, उसमें ये भी देखना होगा कि ये जो कार्यकर्ता ये पोलिंग बूथ पर क्षेत्र में कितना मजबूत है या किसी पट्टे को बनाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। राहुल गांधी का वो संदेश भी याद रखना पड़ेगा, किसी नेता का पट्टा नहीं बने, तो इनकी सूची में वो भी देखना पड़ेगा। अगर किसी नेता के पट्टे तो नहीं बन रहे, वो बन रहे तो ज़मीन पर काम नहीं करेंगे, काम करेंगे तो गुटबाजी में उतरेंगे। तो विजय लक्ष्मी तंवर के सामने ये कहें कि लंबा संघर्ष है, वो चाहे आगर नगर पालिका की बात करें या आपके सुसनेर की बात करें, कानड़ की बात करें, सोए सुसनेर, तो ये जो नगर पंचायत है बड़ौद, जहाँ पर भी उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस का झंडा बुलंद करना पड़ेगा। विजय लक्ष्मी तंवर को ये कहें कि इतना मतलब आसान नहीं है, उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि वो एक संघर्षशील महिला है, पढ़ी लिखी है, आक्रामक है, लेकिन ये सब कुछ साथ में लेकर चलना उनके लिए बड़ी बात है। अब वो अगर भले विपिन वानखेड़े अब आगर में इतने सक्रिय नहीं रहेंगे, क्योंकि वो अगला विधानसभा चुनाव कौन आगर से ये भी तय है, क्योंकि आज ये जो एक विपिन वानखेड़े का इंदौर के लेकर हुआ, इसमें कई समीकरण है कि अगला चुनाव कौन लड़ेगा। भले उनके समर्थक ये कहें कि विपिन वानखेड़े इंदौर के वो बन गए, लेकिन फिर चुनाव यहाँ के लड़ेंगे, तो पब्लिक मुझे लगेगा कि पब्लिक उन्हें स्वीकार करेगी, क्योंकि जब मतदाता आगर के हैं, इंदौर में राजनीति करते हो, फिर आगर में आ जाते हो, फिर लोकल के लोगों को मौका नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं विपिन वानखेड़े के लिए भी राह आसान नहीं है। निश्चित ही ये गुटबाजी का सामना। अगर बात की जाए जैसे संगठन सृजन अभियान के तहत, तो कई ऐसे दावेदार थे। बात की जाए देवकरण गुज्जर ने भी दावेदारी की थी, साथ ही जिला पंचायत सदस्य लोकेन सिंह अरोलिया, महेंद्र सिंह, इसके बाद बहादुर सिंह दाइमा, अंकुश भटनागर और कई ऐसी लंबी लिस्ट हैं जो दावेदारी थी। उनमें से विजय लक्ष्मी तंवर को मौका मिला है, तो क्या ये इन नेताओं को कैसे कन्विंस कर पाई? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने शुरुआत से ही एक बात कही थी कि इस बार हम ज़मीनी नेताओं को ही मैदान में उतारेंगे। आपने राहुल गांधी का वो बयान सुना होगा जब उन्होंने कहा था कि कुछ लोग इस प्रकार के भी नेता बन के वाइट कुर्ते पजामा पहन के आ जाते हैं जिनको अपने वार्ड में वो 20 वोट की ताकत ना रखते हों। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी ने इस बार जब ये फैसला लिया है, मैं मानता हूँ कि जो उम्मीदवार इस बार आप बता रहे हैं, सभी उम्मीदवार बहुत मजबूत उम्मीदवार थे। वो चाहे लोकेन सिंह अरोलिया हो, वो चाहे देवकरण गुज्जर, सभी ये जो उम्मीदवार थे बहुत मजबूत उम्मीदवार थे। वर्तमान में भी जिसे पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया है, ये भी एक आक्रामक महिला, और ये कहें कि जिला पंचायत में आपने देखा होगा कि वो 15,000 मतों से सबसे अधिक वोटों से वो जीतकर यहाँ पर सामने आई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी भी ये देख रही है, वर्तमान में कांग्रेस भी, कि कितना मजबूत जो फील्ड में रहेगा उसी को पार्टी की सत्ता पार्टी की कमान जो है वो सौंपी जाएगी। लेकिन आप देखिए कि
आगर में इस बार 2 चेहरों की ऐसी घोषणा हुई है जो कहीं ना कहीं पार्टी के सर्जन में आए हैं। यानी कि पहला चेहरा तो आप विजय लक्ष्मी को मान लीजिए जो जिला अध्यक्ष बन चुकी है। दूसरा चेहरा विपिन वानखेड़े। विपिन वानखेड़े NSUI के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी राजनीति की बात करें तो शुरुआत इंदौर से हुई। उन्होंने इंदौर में इसलिए नहीं कि अगर की नेता को दे देंगे तो और बाकी कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये कहीं ना कहीं पूरा जो जिलेवार जो घोषणा की, यदि महेश परमार की हम बात करें तो उज्जैन से आपने देखा है कि उज्जैन से मुख्यमंत्री भी उज्जैन से ही आते हैं। ऐसे में कांग्रेस को कैसे मजबूत करना ये बड़ा टास्क महेश परमार के लिए रहेगा, क्योंकि कार्यकर्ता भी अंदर से नाराज है। कार्यकर्ता को सबको ये लगता है कि सारे पद वो चाहे विधायक के हों, चाहे महापौर के हों, चाहे जिला पंचायत के हों, किसी भी पार्टी का किसी भी महत्वपूर्ण पद पर यदि किसी को चुनाव लड़वाना हो तो सिर्फ महेश परमार ही पार्टी को दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें को लेकर अंदरूनी जो विरोधाभास है वो पार्टी में उनको सामना करना पड़ेगा और उसका फ़ायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। मैं आपको एक बता दूं समर सिंह जी की 2026 में जो बातें निकल के सामने आ रही परिसीमन होना है, तो ऐसे में परिसीमन में विधानसभा सीटों में भी इजाफा होगा और लोकसभा सीटों में भी इजाफा होगा। ऐसे में 3 साल अभी इस चुनाव को लेकर शेष है। अभी बात ये भी चल रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। ऐसे में यदि अगर एक देश और एक चुनाव भी अगर होकर सामने आता है तो पार्टी के लिए बड़ा टास्क बन जाएगा। बीजेपी के लिए तो क्यों इसलिए नहीं कि बीजेपी पार्टी सत्ता और संगठन को अलग रख के चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर ये किया है कि जो सत्ता में जो लोग बैठेंगे उन्हीं को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी है। क्योंकि 2028 से पहले मुझे लगता है कि सृजन अभियान ने जो पार्टी ने जो घोषणा की है उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि देखिए आप बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों को मैदान में उतारा है जो कहीं ना कहीं खुद ही चुनाव में आते समय आखिरी समय आते साल 1-1.5 साल पहले आते अपनी विधानसभा सीटों पर एक्टिव हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है और इसका फायदा भी पार्टी को मिल सकता है। एक सवाल मेरा आप दोनों से सामूहिक सवाल रहेगा कि 2003 के बाद विधानसभा चुनाव में लंबे समय से भाजपा की सरकार है, अभी वर्तमान भाजपा है, बीच में 15 महीने ही कांग्रेस को मिले थे, लेकिन विपक्ष में अगर बात की जाए तो उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष है। विधानसभा में आप देख सकते हैं किस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। युवा नेता हैं जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मौका मिला। इस बीच में हरीश चौधरी जो राजस्थान के बाड़मेर से आते हैं, सरहदी बॉर्डर पे वो उनकी विधानसभा है और बड़े नेता कहते हैं राजस्थान को। उनको मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मिली, मध्य प्रदेश का प्रभार मिलने के बाद जिस तरह से कांग्रेस काम कर रही है विपक्ष में, लोगों को भी लग रहा है कि विपक्ष हैं। किस तरह से देखते हैं कि क्या 2028 की रणनीति कांग्रेस ने तैयारी कर ली है 2028 विधानसभा चुनाव की? नहीं, कांग्रेस ने 28 की रणनीति के तहत ही वो कदम ताल आगे बढ़ा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक के बीच में ये अपनी पीठ नहीं बना पा रहे हैं। अगर भोपाल में प्रदर्शन करना तो वो तो कांग्रेस के पदाधिकारी चले जाते हैं। आप आगरमालवा जिले की बात करें, पूर्व जिलाध्यक्ष की बात करें बंसी पाटीदार के नेतृत्व में एक भी कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो पाया, ना कभी किसानों की आवाज़ उठाई, कुछ भी नहीं उठाई। अगर पूर्व विधायक की बात करें और इंदौर के वर्तमान ग्रामीण जिलाध्यक्ष की बात करें विपिन वानखेड़े, तो जब से वो यहाँ से चुनाव हारे हैं, जब से उन्होंने आगर से धीरे धीरे दूरियाँ बनाते गए, चाहे वो बने यूँ हमें ये अगर बताते रहे कि मैं आगर छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये है, लेकिन विश्वास भी दिला दिया कि वो इंदौर के ग्रामीण के अध्यक्ष बन गए। अगर बनना था तो उनको आगर के बन जाते थे, नहीं वो कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करते, उनकी विधानसभा भी जीतती, वो भी जीतते। लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो यहाँ पर गुटबाजी जो सामने आई, जो वर्तमान विधायक और इनकी, तो ये गुटबाजी अभी लंबा समय चलना है। तो मुझे लगता है कि विपिन वानखेड़े ने ये मन बना लिया हो कि अगला जो चुनाव में कहने के सावेर से लड़ लूँ या परिसीमन के बाद जो दूसरी विधानसभा वो, क्योंकि इंदौर एक ऐसा मतलब जिला है जहाँ पर देश और प्रदेश को नेता दिया है इंदौर ने। उस इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र से हो गए हैं, तो वहाँ पर इतना आसान नहीं होगा विपिन वानखेड़े के लिए भी कि वो लोग उनको स्वीकार कर ले। लेकिन ये बात सही है कि विपिन वानखेड़े के पास अनुभव है, NSUI का प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, जीतू पटवारी का उनको पूरा सहयोग मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। तो अब वो वहाँ पर कितने मजबूत हो पाते हैं, तो आने वाले 2 साल में ही पता लग पाएगा कि विपिन वानखेड़े वहाँ जाकर मजबूत हुए या कमज़ोर हुए। अब मेरा सवाल आपसे भी हो जाएगा। बिल्कुल, ये जिस प्रकार से आपने कहा है कि मैं उमंग सिंगार जी को काफ़ी नज़दीक से जानता हूँ, मैंने उनके क्षेत्र में पत्रकारिता भी की है, लेकिन मैं बता दूं कि उमंग सिंगार हो, जीतू पटवारी हो या वो आपने हरीश चौधरी जी को बताया, तीनों के बारे में, तीनों ऐसे फायर ब्रांड नेता हैं जो अपनी आक्रामकता को लेकर जाने जाते हैं। हम यदि बात करें तो जीतू पटवारी लगातार कोई किसी न किसी आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी की जो गतिविधियां हैं, आम जनता की जो गतिविधियां हैं वो मतलब ये अपने फोरम पर लेकर रख रहे हैं। जब हम उमंग सिंगार की बात करें तो लगातार वो आपने पिछले विधानसभा सत्र में देखा तो उन्होंने कई आंदोलन जो है वो विधानसभा सत्र के दौरान किए। लेकिन
इन सब का हल क्या निकल के सामने आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, जिस प्रकार से पार्टी के खिलाफ ये कहें वो माफ़ कीजिए सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से वो बातें निकाल के लेके विधानसभा में आते हैं, लेकिन उसका हल कुछ भी हमें धरातल पर देखने को नहीं मिलता है। पार्टी जो कांग्रेस है वो सिर्फ बड़े स्तरों पर आंदोलन कर रही है, लेकिन जिला स्तरों पर जो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये कहें कि हाशिए पर इस पर दिखाई देती है। मैं आपको बता दूं कि पूरे आगरा ज़िले के अंदर इस समय ये स्थिति है कि पिछले 2 से 3 सालों से कोई बड़ा आंदोलन देखने को नहीं मिला। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी, 21 साल 7 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी से रह चुकी है। ऐसे में मात्र 15 महीने की सरकार अगर अपन यदि कांग्रेस की छोड़ दे तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो आर्थिक रूप से भी काफ़ी कमज़ोर है। बीजेपी आज के समय बीजेपी चूँकि सत्ता में रह चुकी है, सत्ता इनके विधायक हैं, सत्ता में इनके नेता रह चुके हैं, तो ऐसे में कहना कि बीजेपी में मजबूत है, क्योंकि बीजेपी ने जिस प्रकार से संगठन का चुनाव किया था, उन्होंने मंडल से लेकर जिले का चुनाव किया और सिंगल ये कहीं विरोधाभास देखने को नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी का यही एक संगठन की मजबूती देखने को मिलती है, जब पार्टी यदि कोई भी निर्णय लेती है तो सारे नेता उसके साथ खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे में अब देखा है कि कांग्रेस ने जैसे ही अपने 71 जिलाध्यक्षों की जो घोषणा की, उनका कल रात को सूची आई और कल शाम को सूची आई और आज ही हमने देखा कि कई जगह उसका विरोध देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की बहुत कमज़ोर जो पॉइंट है ये देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी इससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। अब आखिरी सवाल मेरा हिंदू सिंह जी से है। जिस तरह से एक विपक्ष हमेशा भारतीय जनता पार्टी निशाना साधती है कि बड़े भाई छोटे भाई, तो क्या इस बार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की संगठन में चली कितनी चली इस 71 जिलाध्यक्षों में, और विशेष करके जो सचिन यादव हैं, उनके जो बड़े भाई अरुण यादव हैं, ये जो बड़े नेता किस तरह दरकिनार किया गया, इनको देखते हुए जिलाध्यक्ष सूची इनके जो समर्थकों को कितना मौका मिला है? नहीं, इसमें क्या है कि जो कांग्रेस का अभियंता संगठन सर्जन अभियान के तहत ही इसमें जिलाध्यक्षों को मौका दिया गया है। अब अगर ये चाहे वो कमलनाथ जी की बात करें, दिग्विजय सिंह जी की बात करें, अजय सिंह की बात करें, अरुण यादव जी की बात करें, ये जो नेता है इन्होंने मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पे बताऊँ कि इन्होंने कोई ज़्यादा इंटरफेयर इसलिए नहीं किया होगा कि अभी चुनाव में 3 साल है। अब भाई वर्तमान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी है, तो उन्होंने इसलिए भी इंटरफेयर नहीं किया होगा कि ये जो वर्तमान जिलाध्यक्ष बन रहे हैं इनको काम करने का मौका मिलेगा 3 साल। अगर ये अच्छा काम करेंगे तो इनको गिफ्ट मिलेगा, और अच्छा काम नहीं करेंगे तो विधानसभा चुनाव से पहले इनको हटा भी दिया जाएंगे। बहुत सारे जिलाध्यक्ष चेंज होंगे, तो वर्तमान में जो जिलाध्यक्ष हैं ये अभी खुश हो सकते हैं, लेकिन इनको खुश कब होना पड़ेगा? जब विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ा जाए, जब इनको खुश होना होगा। आज ज़रूर वो माला पहनेंगे, मिठाई खाएंगे, खुशियाँ मिलेंगे, सोशल मीडिया पे मिलेंगे। अब वो देखना होगा कि कितनी पैदल यात्रा करते हैं, धरातल पर कितने मजबूत हैं, पोलिंग बूथ पर कितने जा रहे हैं, मजबूत कार्यकर्ता कितने खड़े हैं, कितने मतलब विधानसभा का दौरा कैसे कर रहे हैं, उसमें पब्लिक क्या रिस्पॉन्स दे रही है, पब्लिक इनके साथ है कि नहीं, पब्लिक के मुद्दे उठा रहे हैं, उसके बाद ये अगर खुश होंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी क्या है कि समय लगेगा। और रही बात आपने जैसे अरुण यादव, सचिन यादव और इनका जो बताया है, ये कहीं ना कहीं इनके जो जिले हैं वहाँ इनके समर्थकों को ज़रूर मौका मिला इन नेताओं को। और अगर रही बात सचिन यादव को अभी पंजाब का दायित्व दिया गया है, राहुल गांधी की जो यात्रा निकल रही है उसमें उनको बिहार का दायित्व दिया गया है, तो सब नेताओं को कहीं ना कहीं अलग अलग दायित्व दिया गया है। ये अगर जयवर्धन सिंह को जिलाध्यक्ष का अगर दायित्व नहीं होता तो जयवर्धन सिंह आज अन्य राज्य के अंदर होते। इंटरव्यू भी काफ़ी लंबा हो चुका है और आखिरी सवाल दोनों से है मेरा। वोट चोर का जो एक राहुल गांधी ने एक मुद्दा चला है, वो कई बार वो विपक्ष हमला कर रहा है, पूरे अगर अंतिम कार्यकर्ता जो अंतिम पायदान बैठा हुआ कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस इस पर हमलावर हो रही है, किस तरह से देखते हैं? नहीं, अब जब से राहुल गांधी एक ये कहें कि विपक्ष की भूमिका में और पूरा जो गठबंधन है वह अगर ये कहीं ना कहीं इनका ये कहीं भी कमज़ोर होते या कागज़ में कमज़ोर होते, लूप पॉइंट होते, तो अभी तक तो सरकार FIR करवा देती, इनको अंदर पटक दिया होगा। कहीं ना कहीं तो है भाई, वो चाहे अगर 100% सत्य नहीं है तो 20% होगा, 40% होगा, कहीं ना कहीं तो है। अगर ये विपक्ष के अगर इनके जो सबूत, जिस तरीके से राहुल गांधी करा, चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता देख लीजिए आज की आप, किस अंदाज में चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता होती है, तो ये जो अगर राहुल गांधी और विपक्ष जो आरोप लगा रहा, कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी, वो चाहे कितनी भी हो। अगर उनके अंदर सच्चाई नहीं होती तो अभी तक तो कर कितने थानों में FIR हुआ करती थी, अब तो जमानत की तैयारी करते हैं लोग। तो बिहार चुनाव ने धमाल मचा दिया पूरे देश में। बिल्कुल, बिहार चुनाव में आपने देखा होगा, वो चाहे तेजस्वी यादव हो, वो चाहे प्रशांत किशोर हो, वो चाहे विपक्ष के जितने भी घटक दल ये कहें, सीधे तौर पर आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस चुनाव आयोग के विदेश जाने की भी खबर है। चुनाव आयोग की चुनाव आयोग कोई सदस्य हैं, माफ़ कीजिएगा, उनके कोई विदेश जाने की खबर है। इस बीच में ट्विटर पे कई जगह ट्रेंड चल रहा है। मुझे माफ़ कीजिएगा, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये मैं कहूँ कि आज जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता की है, वो कहीं ना कहीं उस
प्रेस वार्ता ने राहुल गांधी के सारे आरोपों को नकारा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिर आके सवाल होता है कि पॉइंट टू पॉइंट जिस प्रकार से राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे चुनाव आयोग पर, उसका जवाब कहीं ना कहीं इस प्रेस वार्ता में देखने को नहीं मिलता। तो हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे, हिंदू सिंह जी यादव जो 2 दशक से जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हैं, रामेश्वर जी योगी जो आगर लाइव के डायरेक्टर भी हैं, और मैं हूं समृत सिंह राजपूत। आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।